हेलो बच्चों, फिर देखो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के पेपर में सामाजिक विज्ञान से पूछने वाले क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके पूरे किताब का निचोड़ है, यानी पूरे किताब से जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसको मैं यहाँ पर नोट करके लाया हूँ एकदम उत्तर के सहित। ठीक है ना। अगर ये पढ़ लेते हो तो आपको प्योर है कि आपको 68% आपको मिलने वाले हैं, यानी जैसे 70% का होता है इसमें आपको 68% मिलेंगे। इससे ही हटकर कोई आएगा नहीं। जैसे 50 नंबर इससे आता है प्लस 20 नंबर बहुविकल्पी आता है, तो बहुविकल्पी का मैं वीडियो बना चुका हूँ। और 50 नंबर ये है तो इसमें से ज़रूर है कि हमको 40 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है ना, तो 40 नंबर मिल जाएगा और 10 नंबर अपने से पढ़ लेंगे। तो उसके लिए भी वीडियो मैं अगला लाऊंगा। ये दूसरा हमारा वीडियो है। ठीक है ना। देखो क्या है, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, तो इसको कैसे लिखेंगे और ये ध्यान देना है इसका एकदम राइटिंग के अनुसार लिखेंगे। सबसे तो लिखने का तरीका एक ही आपका है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो देखो सबसे बढ़िया ये है कि आप सभी अक्षरों को एक साइज में लिखेंगे, एक साइज में एक अच्छी तरह से लिखेंगे तो उसका दिखावट और लिखावट दोनों आपका एक अच्छा सा दिखेगा। देखो कि मैं जैसे कि मैं लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में से काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज के ताकतों ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रजा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रजा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन किया। ठीक है ना। एकीकरण का क्या क्या आंदोलन का नेतृत्व किया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मारक थे। कौन थे? ऑटो वान बिस्मारक। ठीक है ना। इस प्रक्रिया का जनक था। उसने प्रजा के सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और डेनमार्क से 3 युद्ध में प्रजा की जीत हुई। इसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई जनवरी 1871 में। कब? जनवरी 1871 में वर्साय में हुए समारोह में प्रजा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है ना। अब दूसरा हमारा प्रश्न क्या है? दूसरा हमारा प्रश्न ये है, रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया? ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह का मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार 2 साल के लिए जेल बंद किया जा सका। तो ये आपका रॉलेट एक्ट पर जो प्रश्न बने उसका आंसर था। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका विरोध क्या था, उसको भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इसके अनुसार। ठीक है ना। ध्यान दो। तो परिणाम हम हेडिंग डालेंगे खूब सुंदर सा अच्छा से। उसके बाद देखो, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी के नाम पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसका विरोध हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? विरोध। इसमें क्या लिखेंगे हम? भारतीय लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। ये पहले हम ब्लैक पेन से इसका हेडिंग डालेंगे विभिन्न। अब देखेंगे पहला क्या लिखेंगे, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। दूसरा हम लिखेंगे रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पर चले गए। ठीक है ना। तीसरा क्या है?
कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान अपने बंद करके अपना विरोध किया। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे, पहले रोलेटेड का। जो तीसरा हमारा क्या आंसर है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के बारे में लिखना है। तो महात्मा गांधी को द्वारा चला गए कोई 3 आंदोलन लिखना है, जो कि हम इस तरीका से लिखे हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन निम्न हैं। कौन कौन है, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, गुजरात सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। पहले 2 के बारे में देखेंगे। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, इसमें हम क्या लिखेंगे। 1917 ईस्वी में इन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौर किया और वहाँ के किसानों को दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने की प्रेरित किया। इस तरह से चंपारण के हेडिंग में हम लिखेंगे। गुजरात के हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, तो गुजरात सत्याग्रह आंदोलन, ये हेडिंग देंगे सुंदर सा एकदम अच्छे से धीरे धीरे लिखते हुए। 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि किसान इनसे जबरन लगान वसूली कर रही थी। ठीक है ना। तो ये रहा ऐसे हमारी ये आंसर। ठीक है ना। अब देखो अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन क्या था। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती वस्त्र कारखाने में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, प्रश्न नंबर 3 का आंसर हम लिख दिए। और प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या था, तो प्रश्न नंबर 4 हमारा इस तरह से है। प्रश्न नंबर 4, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। कितने, 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है ना। यद्यपि थोड़ा सा ध्यान देंगे, यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। ठीक है ना। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी थी जो विश्व व्यापार के लिए उपज पैदा करते थे। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौरान गुजर रहा था। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, 5 नंबर, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। भूक्षरण का अर्थ क्या है, मिट्टी के कटाव व अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत की कोमल व उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कार्य जल, नदी, वर्षा तथा वायु था प्रक्रमों द्वारा एक स्थल से हटाया जाना ही भूमि को शीघ्र बंजर बना देता है। भारत की लगभग 1/4 कृषि भूमि कटाव से प्रभावित है। अगर इस तरह लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको फुल नंबर देगा। ठीक है ना। भूक्षरण रोकने का 4 उपाय क्या हैं, ये हम हेडिंग देंगे इसी प्रश्न में। वनारोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। एक बात ध्यान देना बाबू, ये चीज़ है जैसे मैं कितने कलर का पेन का यूज किया हूँ, आप लोग बस 2 ही कलर का यूज करना है, ब्लैक और ब्लू का। ठीक है ना। बड़े खेतों की पहाड़ियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल का काम करती है। ठीक है ना। इसमें हम 3 नंबर क्या लिखेंगे, हम नदियों पर बांध बनाकर जल के बेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
तो इस तरह से हम पाँचवें नंबर क्वेश्चन को समाप्त किए। छठे नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? छठा नंबर जो क्वेश्चन हमारा है ये और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या है? देखो 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि की 3 विशेषता लिखना है। क्या लिखना है? 3 को विशेषता लिखना है। प्राकृतिक पर निर्भरता, कृषि की निम्न उत्पादकता, और तीसरा है हमारा खदान फसलों की प्रमुखता। ठीक है ना? इसको किस तरह से लिखेंगे, तीनों हेडिंगों में क्या क्या हम डालेंगे, इसको इस प्रकार हम देखते हैं। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा पर निर्भरता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ठीक है ना? जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन यथेष्ट मात्रा में पर्याप्त होती है। ठीक है ना? इस तरह से हमारा ये पहला हेडिंग सही हुआ। कृषि की निम्न उत्पादकता क्या है? भारत में कृषि उपजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। ठीक है ना? प्राप्त श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिकों की औसत उत्पादन केवल $105 ही है। ठीक है? कितना है? $105 है। तीसरा हेडिंग हम क्या डालेंगे? तो खदान फसलों की प्रमुखता में क्या लिखेंगे हम? भारतीय कृषि में खदान फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए 68.8% भाग पर खदान तथा शेष भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। इस तरह से हमारे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 7वां नंबर का हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसको और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। गन्ने की उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताना है। जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ बाबू, ये पेपर में 5 सालों 10 सालों से पेपर में आ रहे प्रश्न हैं। लगातार प्रश्नों के पूछे जा रहे हैं। जलवायु, पहला में हेडिंग क्या डालेंगे? जलवायु। गन्ना उष्णार्द्र जलवायु की उपज है। गन्ने की कृषि के लिए निम्नलिखित जलवायु उपयुक्त रहती है। ठीक है ना? तापमान क्या है? इसमें हम क्या लिखेंगे? हम उष्णकटिबंधीय पौधा होने के कारण गन्ने की फसल के लिए उच्च तापमान अर्थात प्रायः 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो ऐसे करके हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त हुआ। हम चलेंगे, अभी 7वां नंबर समाप्त नहीं हुआ, अभी है इसमें बाबू। ठीक है ना? अब हेडिंग वर्षा हम डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? वर्षा हेडिंग डालेंगे। प्रश्न के अनुसार उत्तर को हम जवाब देंगे। गन्ने की फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है, अतः गन्ना 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर खेतों में ट्यूबवेल चला करके उसको नमी युक्त बना करके तब उसको बोया भी जाता है या उसको उत्पाद किया जाता है। मिट्टी, अगला हेडिंग डालेंगे। गन्ना अनेक प्रकार के मिट्टी पर उगाए जा सकते हैं, लेकिन भारत की लवणयुक्त मिट्टी में गन्ना की अच्छा पैदावार होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है जहाँ पर गन्ना का उगाया जाता है? भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता है, परंतु उत्तरीय भारत गन्ना उगाने का प्रमुख क्षेत्र है। कहाँ? उत्तरीय भारत। ध्यान देखना, यह हमारा जो है बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गन्ना सबसे ज़्यादा किस भाग में उगाया जाता है? तो उत्तरी भारत के प्रमुख क्षेत्र में। ठीक है ना? सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में उगाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? 8 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लेना। ठीक है ना? चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं का वर्णन करना है। चावल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं हैं। पहला हेडिंग डालेंगे जलवायु। क्या डालेंगे? जलवायु। चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। चावल की कृषि के लिए निम्न जलवायु उपयुक्त रहती है। ठीक है ना? अगला हम देंगे इस पे तापमान हेडिंग। क्या डालेंगे? तापमान।
चावल धान उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। वर्षा के बारे में हम देखेंगे। इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है, बट कम होता है। चावल तो बरसात के लिए ही ज़्यादातर मानी जाती है। मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए? दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके, इस फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है। जलोढ़ मिट्टी चावल की आदर्श मानी जाती है। ठीक है ना। इस तरह से हम 7वें क्वेश्चन को, 8वें क्वेश्चन को और उसके पहले भी सभी क्वेश्चनों को हम इस तरह से समाप्त किए। और हम इसी में एक लास्ट हेडिंग देंगे 8वें प्रश्न में, उत्पादक राज्य। चावल अधिक उत्पादक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देंगे हम प्रश्न नंबर 9वां। ठीक है ना। गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं के लिखना है। ठीक है ना। आप ध्यान दो, इसमें तापमान हमारा कितना होना चाहिए? 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा हमारा 50 से 75% वार्षिक होनी चाहिए। मिट्टी इसकी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है ना। अब बीच में जो भी हम चावल के लिखे हैं उसके अनुसार इसका डिफिनेशन यानी उसमें बीच में हम लिख देंगे, नंबर आपको फुल मिल जाएगा। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? तो ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है ना। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, पहला हेडिंग डालेंगे, सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, जियोथर्मल गैस आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। ये साधन नवीकरणीय योग्य हैं। ठीक है ना। अगला हेडिंग डालेंगे हम ऊर्जा, हम डालेंगे हेडिंग, क्या डालेंगे? ऊर्जा का हेडिंग डालेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस उत्पन्न की जा गई, ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इन संसाधनों का नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा 10 प्रश्नों का उत्तर आप लोग के सामने स्पष्ट किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी तीसरा वीडियो में हमारे 10 और प्रश्न आएंगे, ये अति लघु उत्तरी, उसके बाद 10 प्रश्न हमारे दीर्घ उत्तरी के आएंगे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करेंगे तो सभी बच्चों को लाभ होगा। जो अपने साथी मित्र हैं उन लोगों को भी बताइए कि क्लास चल रही है। अगर इस PDF को पाना चाहते हो तो 75 71 92 63 41 पर आप व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपका PDF आपके पास भेज दूंगा। निःशुल्क PDF है। ठीक है ना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।